जब भी हम ज़रीब यानी कि चेन की मदद से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में रैखिक दूरी यानी कि लीनियर मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो उसको हम चेनिंग की श्रेणी में रखते हैं। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो ये क्या है, यह कोई लीनियर, इट इज़ अ मेथड ऑफ मेजरिंग लीनियर, टेकिंग लीनियर मेजरमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ चेन। चेन की मदद से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की रैखिक दूरी के मापन की विधि को हम क्या कहते हैं, जरीब सर्वेक्षण कहते हैं। अब लीनियर दूरी का मतलब क्या है, रैखिक दूरी, ये स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी इसको हम लीनियर मेजरमेंट कह लेते हैं और इसी के मेजरमेंट के तरीके को हम चेनिंग की श्रेणी में रखते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चेनिंग में हम कौन कौन से एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। चेनिंग जो विधि है सर्वेक्षण की, उसमें हम किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल, उपकरणों का इस्तेमाल करके हम अपना सर्वेक्षण कार्य करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास चेन होनी चाहिए। चेन अलग अलग प्रकार की है, हमने एक चित्र बना करके यहाँ पे आपको दर्शाने की कोशिश करी है। हालांकि चेन के बारे में हम इस पाठ में विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। तो चेन के साथ हमारे पास ज़रूरत पड़ती है प्लम बॉब यानी साहुल की। साहुल क्या होता है, इस तरीके से कोनिकल स्टील का बना हुआ हमारे पास मेटालिक इक्विपमेंट होता है, जो हमेशा ही एक धागे के साथ लटकता रहता है। जब हम इसको पृथ्वी की सतह पर कहीं भी रखते हैं तो ये अपने जो इसका नोक है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ इशारा करता है। इसका जो इस्तेमाल है हम किसी बिंदु को पृथ्वी पर स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। तो प्लम बॉब की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी स्टेशन को पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए, पेपर से अपने सरफेस पर स्थापित करने के लिए साहुल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है वुडन पेग की। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं ये वुडन पेग है। इसकी लंबाई अमूमन 15 सेंटीमीटर है। जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है अगर टॉप से देखेंगे तो वो एक स्क्वायर फॉर्म में है। इसका इस्तेमाल हम अपने कंट्रोल स्टेशन की स्थापना के लिए करते हैं। जैसे हमारा मुख्य स्टेशन मान लिया ए है, यहाँ पर ये स्टेशन बी है, तो एक पेग हम यहाँ पर लगा देंगे, कंट्रोल स्टेशन हमारा है, दूसरा कंट्रोल स्टेशन बी है। यहाँ पर इसको ज़मीन में घुसा देते हैं क्योंकि इसका जो अगला सिरा है इसी उद्देश्य से नुकीला बनाया जाता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो रेंजिंग रॉड के बारे में पढ़ेंगे। रेंजिंग रॉड एक 2 से 3 मीटर लंबी रॉड होती है जो कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर आपको वो दिख रहा है। इस पे ऑल्टरनेट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लैक, ये जो आपको दिख रहा है ये काले रंग का हो सकता है या लाल रंग का भी हो सकता है। फिर उसमें अल्टरनेट जो कलर स्ट्रिप होगी वो कैसी होगी, वो सफ़ेद होगी। इन सभी स्ट्रिप्स की चौड़ाई 20-20 सेंटीमीटर अमूमन रखी जाती है। रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल हम इंटरमीडिएट स्टेशंस की स्थापना के लिए करते हैं। ये कई सर्वेक्षण में इस्तेमाल होगा, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा परिचित होने की हमें आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ का उद्देश्य क्या होता है, जो हमारा सर्वे लाइन है, जिस रेखा पर हम सर्वेक्षण करते हुए आगे जा रहे हैं उससे 90 अंश की दिशा में, 90 अंश के एंगल पर अगर कोई हमारा एक स्टेशन है तो उसके निर्धारण में यह हमारा क्रॉस स्टाफ बहुत ज़्यादा मदद करता है। उस 90 डिग्री वाली दिशा को दिखाने के लिए मैंने एक चित्र का सहारा लेना चाहा है। जैसे मान लिया कि यह जो हमारा लाइन है ये मुख्य सर्वेक्षण लाइन है, इसी पे हम यहाँ से इधर की तरफ सर्वे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक स्टेशन ओ है जो हमारे सर्वेक्षण लाइन के विपरीत दिशा में, अलग दिशा में है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्रॉस स्टाफ के साथ जब हम पी पॉइंट पे पहुंचेंगे और क्रॉस स्टाफ में देखना चाहेंगे तो हमें ये स्टेशन ओ दिख रहा होगा। यानी कि हमें क्रॉस स्टाफ में स्टेशन ओ तभी दिखेगा जब वह मुख्य सर्वेक्षण लाइन से 90 अंश की एंगल पे मौजूद होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्रॉस स्टाफ का इस्तेमाल हम अपने मुख्य सर्वे लाइन से 90 डिग्री के एंगल पे कोई स्टेशन है तो उसके स्थान निर्धारण में हम क्रॉस स्टाफ की मदद लेते हैं। फिर अगला जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो एरोज है। एरो क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सरल डायग्राम के माध्यम से। ये लगभग 40 सेंटीमीटर एक सॉलिड स्टील का, जिसको सुआ कह सकते हैं अमूमन, जो बोलचाल की भाषा में हमारे पास है, इसको एरो कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम चेनिंग के दौरान एक चेन लेंथ मेज़र करने के बाद इसको ज़मीन में लगाते हैं। जब हम चेनिंग की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जब हम चेन सर्वे शुरू करते हैं
तो कई सारा जो एरो है वो लीडर के पास होता है, और जब चेन सर्वे ख़त्म होता है तो जितनी चेन लेंथ फिनिश हो गई रहती है, जितनी चेन लेंथ हम मेज़र कर चुके होते हैं, उतनी एरो फॉलोअर के पास मौजूद होती है। तो इसके माध्यम से हमें यह भी पता चल पाता है कि हमने आज के सर्वेक्षण में कितनी चेन लेंथ दूरी मेज़र की है। अब हम बात करना चाहेंगे आपके साथ कि हमारे पास चेन कितने प्रकार की उपलब्ध है। मैंने यहाँ पे 4 चेन के बारे में चर्चा करना चाहा है। पहली चेन है मीट्रिक चेन। मैंने इसको सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत आमतौर पे इसी का इस्तेमाल हम करते हैं। मीट्रिक चेन के बारे में विस्तृत जानकारी IS 1492 में दिया हुआ है। ये अमूमन 1970 के आसपास में बनाया गया था। ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जो भारत सरकार निर्मित करती है, जिसमें सही एग्जैक्ट आंकड़ा दिया होता है, जिसको हम एक रेफरेंस के तौर पे हमेशा ही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जो IS 1492 है, इसके अनुसार जो हमारी मीट्रिक चेन है वो 5 मीटर, 10 मीटर, 20 और 30 मीटर की लंबाई में हमारे पास आमतौर पे उपलब्ध होती है। मीट्रिक चेन के बारे में विस्तृत रूप से हम आगे भी पढ़ेंगे। आप मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये IS 1492 एक बारी ज़रूर देखिए। ये 11 पन्नों का PDF आपको आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगा। अगला जो चेन है हमारी गंटर चेन है। गंटर चेन का कुल लंबाई 66 फीट होता है, 66 फीट होता है, और इसमें जो लिंक्स होते हैं यानी कि जोड़ होते हैं वो 100 लिंक्स होते हैं। तो गंटर चेन के बारे में जो याद रखने योग्य चीज़ है वो क्या है, इसकी कुल लंबाई 66 फीट होती है और इसमें 100 लिंक मौजूद होते हैं। अगली चेन के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो इंजीनियर चेन है। इंजीनियर चेन की कुल लंबाई 100 फीट होती है और इसमें कुल लिंक्स कितने होते हैं, 100 लिंक्स मौजूद होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि इंजीनियर चेन की कुल लंबाई 100 फीट है और उसमें लिंक्स की संख्या कितनी है, 100 है। अगली है राजस्व जरीब यानी कि रिवेन्यू चेन। रिवेन्यू चेन के बारे में जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए वो है कि इसकी कुल लंबाई 33 फीट होती है, यानी कि ये 33 फीट लंबी होती है, और इसमें जो लिंक्स यानी कि जोड़ की संख्या है वो कितनी है, 16 है, 16 है। तो हमने ये 4 जरीब के बारे में जानने का कोशिश किया, ये जो हमारे पास आमतौर पे उपलब्ध होती हैं। अब हम एक चित्र के माध्यम से मीट्रिक चेन को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब IS 1492 में आप जाएंगे तो वहाँ पर पृष्ठ संख्या 5 और 6 पर आपको 5 मीटर और 10 मीटर की चेन के बारे में सचित्र विवरण दिया गया है। मैं जो यहाँ पे चर्चा करूँगा वो 20 मीटर और 30 मीटर वाली चेन के बारे में चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर जो टैलीज़ है मैं उसके बारे में चर्चा भी करूँगा। टैलीज़ की जो शेप है, उसका जो आकार है, उसमें परिवर्तन होगा। तो मैं आपसे पुनः कहूँगा कि आप IS 1492 में 20 मीटर और 30 मीटर वाली चेन के बारे में देखें, क्योंकि यही आमतौर पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए, अगर मैं 20 मीटर चेन की बात करूं तो इसमें लिंक्स किसे कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिंक का डायग्राम बना हुआ है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके जो केंद्र से दूरी है उसको एक लिंक बोलते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ढेर सारे लिंक्स बने हुए हैं। अब चूंकि चेन पर कोई संख्या नहीं लिखी होती, किसी भी चेन को जो सर्वेक्षण जरीब है उसको जब आप देखेंगे तो उसमें कोई भी संख्या आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो हम डिस्टेंस या दूरी कैसे नापते हैं, उसके लिए इसमें टैलीज़ और रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, वो टैलीज़ और रिंग कहाँ कहाँ लगे होते हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि चेन के दोनों सिरे पर ब्रास का हैंडल लगा होता है। दोनों सिरे पर क्या लगा है, ब्रास का हैंडल। और चेन की जो कुल लंबाई है वो हैंडल से ही मेज़र की जाती है, मतलब राइट फ्रॉम हियर, एकदम ठीक यहीं से हम चेन की लंबाई मेज़र करना शुरू करते हैं। तो आपको यह स्मरण होना चाहिए कि चेन की लंबाई कहाँ से मेज़र की जाती है, हैंडल से दूसरे हैंडल के बीच तक दूरी मेज़र की जाती है। इसमें एक सहूलियत यह है कि हम दूरी किधर से भी लेना शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो इधर से गिन लें 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, या इधर से गिनना चाहें तो हम इधर से भी गिन सकते हैं अपनी दूरी को। ये दोनों तरफ से सहूलियत हमें प्रदान करता है। अब देखिए, पहले 5 मीटर पे, हैंडल से पहले 5 मीटर पे एक टैली लगी होती है, जो यहाँ पर आपको दिख रही है। ये टैली 5 मीटर पे लगी होती है। अगर आप सर्वे इधर से कर रहे हैं तो पहले 5 मीटर पे आपको ये टैली मिलेगी
और फिर 15वें मीटर पे आपको ये टैली मिलेगी। अगर आप इधर से सर्वे करेंगे तो फिर आपको वही मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहला 5 मीटर है तो एक टैली ये सिंगल पॉइंट वाली आपको यहाँ मिलेगी और फिर आपको अगले 15वें मीटर पे ये टैली मिलेगी। इन टैली के बारे में अभी हम अगली स्लाइड में आपको विस्तृत रूप से उसके बड़े चित्र के साथ दिखा देंगे। उसके बाद जब हैंडल से 10वें मीटर पे आते हैं तो आपको ये डबल पॉइंट वाली टैली दिखती है जो यहाँ पर आपको दिख रही है। ये टैली कहाँ लगी होती है? 10 मीटर की दूरी पर लगी होती है। अब आप इस पे विचार करिए कि अगर हमारे चेन की कुल लंबाई ही 20 मीटर है तो 10 मीटर वाली टैली की संख्या कितनी होगी हमारे चेन में? मात्र 1 होगी, क्योंकि चाहे आप इधर से गिनिए या इधर से देखिए, कहीं से भी देखेंगे तो 10 मीटर पे एक ही बिंदु आएगा जहाँ पर ये टैली लगी होगी। तो 20 मीटर वाली चेन में 5 मीटर पे लगने वाली सिंगल पॉइंटेड टैली की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और 10 मीटर पे लगने वाली डबल पॉइंट वाली टैली की संख्या 1 होगी। एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर एक ब्रास रिंग लगा होता है। प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर एक ब्रास रिंग लगा होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 20 या 30 मीटर वाली चेन में ही आपको मिलेगा। 5 या 10 मीटर वाली चेन में ब्रास रिंग आपको नहीं मिलेगी। अब मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा करूँगा कि 30 मीटर वाली चेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब हमारे चेन की कुल लंबाई 30 मीटर हो, यानी कि इस हैंडल से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो? 30 मीटर हो, तो उसमें टैलीज़ की संख्या कितनी होती है? देखिए, अगर हम इधर से मेज़रमेंट लेना शुरू करते हैं तो पहले 5 मीटर पे हमें एक टैली मिल जाएगी। फिर यहाँ से जब आप 10 मीटर आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक टैली 10 मीटर वाली प्राप्त होगी। उसके बाद आपको जब हम यहाँ से 15 मीटर दूरी पर आए तो हमें एक अलग टैली मिली जिसमें 3 पॉइंट हैं, जिसके बॉटम में 3 पॉइंट है। अभी हम इसके चित्र को बड़ा करके आपको दिखाएंगे। तो हमें इतनी 15 मीटर दूरी में कितने प्रकार की टैलीज मिल गई? 3 प्रकार की। एक 5 मीटर पे लगी थी जिसके पास सिंगल पॉइंट था, 10 मीटर पे डबल पॉइंट था और 15 मीटर पे 3 पॉइंट वाली टैलीज हमें मिली। वहीं जब हम आगे जाएंगे तो पुनः हमें एक 10 मीटर वाली टैली मिलेगी। ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि यह चेन हम किधर से भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो 10 मीटर वाली टैली है वो 2 जगह उपलब्ध होगी। मतलब जब हम इस एंड से भी 10 मीटर पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें एक 10 मीटर वाली डबल पॉइंटेड टैली मिलना स्वाभाविक है। उसी तरीके से जब इधर से हम 5 मीटर पे जाएंगे तो वहाँ पे सिंगल पॉइंट वाली टैली का मिलना स्वाभाविक है। इस तरीके से अगर मैं 30 मीटर वाली चेन को समराइज़ करूँ तो आपके पास कितने प्रकार की, कितनी संख्या में टैलीज उपलब्ध है? 5 मीटर वाली देखिए 2 टैली आपको यहाँ और यहाँ मिल जाएगी। 10 मीटर वाली भी 2 टैली मिलेगी यहाँ और यहाँ। लेकिन जब मैं बात करूँगा 15 मीटर पे लगने वाली टैली का, तो चूँकि हमारे चेन की कुल लंबाई ही 30 मीटर है तो इसमें 15 मीटर का पॉइंट ही सिंगल आएगा। इसलिए 15 मीटर पे लगने वाली टैली की संख्या कितनी होगी? मात्र 1 होगी। अब इन टैली का डायग्राम आप यहाँ पर विस्तृत रूप से देख पाएंगे। यह जो टैलीज इस्तेमाल होती है ये 20 मीटर और 30 मीटर वाली चेन में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए 5 मीटर पर लगने वाली टैली का ये जो पॉइंट है वो सिंगल पॉइंट है। वहीं जब आप देखेंगे 10 मीटर पर लगने वाली टैली में कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट है। और जब आप 15 मीटर पर लगने वाली टैली को देखेंगे तो उसमें आपको 3 पॉइंट्स आपको मिलते हैं छोर पे। उसके बाद एक ब्रास रिंग के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा किया है। ब्रास रिंग कहाँ लगती है? हर मीटर पे एक ब्रास रिंग हमें 20 या 30 मीटर वाली चेन में आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से हमने एक चित्र के माध्यम से समझा कि हमारे पास जो मीट्रिक चेन उपलब्ध है 20 या 30 मीटर की, उसमें किस प्रकार से टैलीज का स्थान निर्धारित होता है और उसी की मदद से हम मेजरमेंट लेते हैं। अब बात करते हैं मेजरिंग टेप्स का। मेजरिंग टेप क्या होता है? यह एक लचीला स्केल होता है जिसका इस्तेमाल क्या किया जिसे बनाने में हम प्लास्टिक, कपड़ा, फाइबर ग्लास या मेटल या मेटल एलॉय को भी इस्तेमाल करते हैं। इससे हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं। आपके टेप और जो चेन है उसके बीच में जो बेसिक अंतर है वो ये है कि टेप में आपको नंबर्स लिखे हुए दिख जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हो सकता है 10 मीटर लिखा हो या 10 फीट लिखा हो, तो इस पर नंबर लिखे हुए आपको मिल जाते हैं।
तो आपको यह समझ लेने की ज़रूरत है कि चेन में तो हम किसी भी छोर से अपना मेजरमेंट शुरू कर सकते हैं, बट टेप में हम ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं होते। हमें किसी एक निर्धारित छोर से ही अपना मेजरमेंट शुरू करना पड़ता है। तो टेप में सहूलियत है, रीडिंग हम ज़्यादा एक्यूरेट ले पाते हैं, इसको फोल्ड करके रखना आसान है, कम जगह घेरता है और उपयोगिता के हिसाब से इसको अलग अलग मटेरियल से बनाया भी जाता है। अब मैं आगे आपके साथ चर्चा करूंगा कि कितने प्रकार के टेप हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास मुख्यतः क्लॉथ या लिनिन टेप मौजूद है। क्लॉथ या लिनिन टेप किसे कहते हैं? ये कपड़े का बना होता है। इसका जो सबसे ख़राब बात है कि इसमें नमी का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। सर्वेक्षण करते समय ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप सर्वे कर रहे हों वो सतह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, वहाँ पे नमी मौजूद ना हो, ये संभव नहीं है। यदि हमारे सर्वेक्षण करने वाले स्थान पर नमी मौजूद है तो वो हमारे टेप को प्रभावित करेगा और उससे हमें सर्वे से प्राप्त आंकड़े में त्रुटियां मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बन जाती है। ये अमूमन 10, 20 या 30 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आसानी से फोल्ड करके स्टोर किया जा सकता है। इसके रखरखाव में भी हमें रखरखाव भी ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि इसको हमें हमेशा ही नमी से बचाने की आवश्यकता होती है। दूसरा मैं चर्चा करूंगा मेटालिक टेप का। मेटालिक टेप नाम से आप ये मत समझिए कि मेटल से बना होता है, इसमें मेटल ज़रूर होता है। जैसे हम लिनिन के साथ बारीक तांबे या पीतल के तारों को बुन दें तो जो टेप हम बना पाने में सक्षम होंगे वो मेटालिक टेप कहलाता है। ये आमतौर पे 20 या 30 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होता है। इसका भी इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा बार करते हैं। ये क्लॉथ यानी कि लिनिन टेप से उपयोगिता के मामले में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको स्टील टेप मिलेगा। स्टील टेप में जो टेप बनाने की सामग्री है वो इस्पात का हम इस्तेमाल करते हैं। इस्पात की पतली सी शीट यानी पतली सी पट्टी को इस्तेमाल करके जो टेप बनाया जाता है उसको हम स्टील टेप बोलते हैं। ये 10 से 50 मीटर की लेंथ में उपलब्ध होता है। अब इसमें 10 से 50 मीटर की लेंथ तो बड़ा ही वर्सेटाइल है, कई तरह से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसमें जंग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जब भी ये नमी के कांटेक्ट में आएगा, इस पे लगा हुआ पेंट जहाँ भी उखड़ेगा तो ये नमी के संपर्क में आ जाएगा और टेप हमारा ख़राब हो जाता है। इसमें जो सबसे उम्दा क्वालिटी की टेप अभी हम पढ़ते हैं वो इनवार टेप होती है। इनवार टेप एक मिश्रित धातु होती है, इस्पात और निकल का मिश्रित धातु से बनाया जाता है। इसके बारे में जो सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस पे जो तापमान का असर है वो बहुत कम होता है। यानी कि जब गर्मी में आप इससे दूरी मापना चाहेंगे तो उसमें जो आने वाला एरर है वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो एरर है वो बहुत कम हो जाएगा। यानी कि जो तापमान बढ़ने की वजह से टेप में प्रसार होता है उसका जो संभावना है वो बहुत कम होता है इनवार टेप में। ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी ठंडे प्रदेश में मेजरमेंट लेने गए जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर है, बर्फ़ है, तो वहाँ पर इसकी लंबाई छोटी हो सकती है। जैसे स्टील टेप में यह संभावना बिल्कुल है कि आप उसको ले करके किसी पर्वतीय क्षेत्र में गए जहाँ बर्फबारी है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये टेम्परेचर कम होने की वजह से जो हमारी टेप है वो अपनी नियत लंबाई से थोड़ी छोटी हो जाएगी, जो अंत में क्या होगा, हमें जो सर्वेक्षण का आंकड़ा है उसमें ये त्रुटि के रूप में नज़र आएगा। तो हमारे लिए इनवार टेप सबसे बेहतर है। इसमें जंग लगने का भी खतरा कम है। और दूसरा बिंदु इसके लिए लाभप्रद क्या है कि चूँकि यह एलॉय का बना होता है तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत ठीक होता है। उस पर टेम्परेचर बढ़ने या घटने का जो प्रभाव है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग टेप के बारे में पढ़ा। अब मैं अंत में आपसे बात करूंगा कि एडवांटेजेस चेनिंग के क्या है। चूँकि हम एक चेन की प्रक्रिया को ख़त्म कर रहे हैं, आगे हम चेनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम जान लेते हैं कि चेनिंग करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यह लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्चीला है। मैं इसको किससे कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि आगे और भी जो हमारे पास उपलब्ध कह लीजिए ऑप्शंस है उसमें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, जो सर्वेक्षण में लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जो खर्चा आता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है किसके, आपके जरीब सर्वेक्षण के। तो जरीब सर्वेक्षण कम खर्चीला है,
इसमें स्किल यानी कि कौशल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब यहाँ पे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे जब आप टेक्योमेट्री सर्वे कर रहे होंगे, एरियल सर्वे कर रहे होंगे, या फिर थियोडोलाइट से सर्वेक्षण कर रहे होंगे, या फिर जो आज की सबसे मॉडर्न मशीन टोटल स्टेशन है उससे सर्वेक्षण करके दूरी का ज्ञान इकट्ठा कर रहे होंगे, सूचना इकट्ठा कर रहे होंगे, तो उसमें जो स्किल की आवश्यकता है यानी कि कौशल की आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो स्किल्ड लेबर आपको महंगी मिलेगी, आपको वो मुश्किल से मिलेगी, उसकी अवेलेबिलिटी कम है। बट इसके स्टेप के साथ क्या है कि इसमें चूँकि स्किल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, तो ये हमें अल्टीमेटली जो सर्वे का कॉस्ट है उसको कम करने में मदद करता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि इसमें स्किल की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ती है। इक्विपमेंट्स आर चीपर। जो जरीब सर्वेक्षण में इक्विपमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं ये कंपैरेटिवली कम खर्चीले होते हैं, सस्ते होते हैं। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? हम थियोडोलाइट, एरियल सर्वे या टोटल स्टेशन से कंपेयर करके देखेंगे। तो दूरी नापने के लिए जो हमारे पास सबसे सस्ता उपकरण उपलब्ध है वो चेन या टेप ही उपलब्ध है। इसलिए हम चेनिंग को क्या कह लेते हैं हम कि ये कम खर्चीला है, आसानी से हो जाने वाला है। उसके बाद इक्विपमेंट्स को बहुत ही कम रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है। जैसे प्लम बॉब है, साहुल है जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपने साहुल के सतह को पोंछ करके नमी से मुक्त करके अपने किसी कबर्ड में, अलमीरा में रख दिया तो वो सुरक्षित वहीं पड़ा रहेगा। चेन के साथ भी वही है, एक बार सर्वेक्षण किया, आपने चेन की सतह को सूखा कर दिया, उसको रख दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि रख रखाव में खर्चा इन्वॉल्व होता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो चेनिंग का लाभ है उसमें कुल मिलाकर के जो एक्सपेंसेस है वो कम आते हैं। अब मैं जब डिसएडवांटेजेस की बात करूंगा कि चेन में क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या खामियां हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि चेनिंग करते समय टाइम का जो खपत है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया टीडियस है। आपको एक बारी स्टेशन ए यहाँ पर है, स्टेशन बी यहाँ पर है, तो आपको ए से बी तक जाना ही पड़ेगा और आपको वो डेटा, वो आंकड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये टाइम लेता है। अगर मैं यहीं पर टोटल स्टेशन या अन्य उपकरण की बात करूंगा तो बहुत ही कम समय में, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम में यह ए से बी की दूरी को आपको सटीकता से बता देगा। तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इसकी जो सबसे बड़ी खामी है वो समय का है, ये टाइम ज़्यादा लेता है। दूसरा जो खामी इसमें है कि इसमें प्रिसाइज मेजरमेंट यानी कि सटीक माप हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी आपने चेन का स्वरूप देखा, इसमें मेज़रमेंट दर्शाने के लिए क्या था, लिंक्स थी जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती थी। तो जो सबसे छोटी दूरी सबसे सटीकता से आप किसी मीट्रिक चेन से नाप सकते हैं वो कितनी थी? मात्र 20 सेंटीमीटर थी। उसके बाद 1 मीटर पे हमारे पास ब्रास रिंग लगी हुई थी, तो वो 1 मीटर सटीकता से बता सकती है। तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी है इस चेनिंग की वो क्या है, बहुत कम है, कंपैरेटिवली कम है। बाकी अगर हम इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी खामी हमें ये भी नज़र आती है कि सटीक माप ले पाने में सक्षम नहीं है। इसके बाद अगली जो खामी है वो कोई भी हमारे पृथ्वी की सतह पर कोई भी निर्माण हो, कोई भी संरचना हो, वो एक तरीके से चेनिंग में बाधा साबित होती है, बाधक बन जाती है। जैसे हमने कोई पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस नापनी थी और यहीं पर एक बड़ा सा पेड़ पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, आपको ये बाधक साबित होगा। आप क्योंकि उस पेड़ के आर पार तो चेन ले जा नहीं सकते, तो वो एक तरीके से बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कोई झाड़ी है, कोई नदी है या कोई नाला है, तो वो भी आपकी चेनिंग प्रक्रिया में बाधक साबित होगा, क्योंकि चेनिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना ही है, कंपलसरी है कि आपको जाना है। तो इस तरीके से जो भी पेड़ हो, कोई वेजिटेशन हो, मतलब कोई पेड़ पौधे लगे हो, कोई छोटी झाड़ियाँ हो, वो भी बाधक है। कोई वाटर बॉडीज़ हो, कोई नाला है, कोई नदी है या झील है, तालाब है, ये सारे के सारे क्या साबित होते हैं, बाधक साबित होते हैं हमारी चेनिंग की प्रक्रिया में। तो इस तरीके से